इस वाले से जाएगा ना, वो उसमें यूज़ हो रही थी। हेलो 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 हेलो। साउंड तो ठीक है इतना, इससे ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं। हेलो हेलो। अभी इसकी पता नहीं कितनी लिमिट है, इसमें ये तो साइन आउट करके वही डाल देता हूँ जो चल रही थी वहाँ, बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे उसको, तो जो चल रही है वही चला। हेलो 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 हेलो। लगाना है बस फोन जी को, तो फोन जी दोबारा तीन भेजा बच्चों को भेजा। यस, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है ना। हेलो हेलो चेक। सर आ जाओ आप। चला गया मंदिर चला गया, अभी बच्चे आए नहीं सर। हेलो। हाँ सिस्टम चेंज हुआ ना। अब सबसे प्यारा चैप्टर
सबका ही फेवरेट होता है वो, तो अब तो सबका ही फेवरेट होता है। कोई बात नहीं। लिंक गया नहीं होगा ना, अपना इसमें डाल दो ना, इसमें एक ग्रुप है। नहीं नहीं, आप इसमें भेज दो ना। हेलो सर, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, क्योंकि हमने वेन्यू चेंज किया है, सिस्टम भी चेंज किया है, तो क्या सबको ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि बच्चे बीच में ब्रेक के लिए रुक गए मेरे ख्याल, तो आप 1 घंटे के बाद हम ब्रेक करेंगे। आई विल गिव यू हाफ एन आवर टाइम, आप मुझे भी टाइम दे देना, तो उसके बाद हम करेंगे। प्लीज अभी थोड़ा सा हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, टाइम वैल्यू मनी, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे लंच के बाद। तो देख लो जी, हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं दोबारा से लिखता हूं, जो जो चीजों में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहला हमारा होता है जी रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तो मेरे को बता देना। हमारा होता है जी फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तो बता देना सर, फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड वाला हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं और सिंपल इंटरेस्ट को वो ज्यादा कवर करते हैं। और एक हमारे हर्षिल भैया ने एक प्रॉब्लम भेजी थी, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी पहले फटाफट कवर किया जाए। जो हमारा मेन काम है वो हमारा होता है जी व्हाट इज द डेफर्ड एन्युटी। और डेफर्ड एन्युटी पे मुझे पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि डेफर्ड एन्युटी पे क्वेश्चन आएगा। 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के क्वेश्चन हम डेफर्ड एन्युटी के करेंगे। सर रीपेमेंट वाला एक क्वेश्चन करवा दो, जरूर करवाएंगे बेटा, हम हर तरह का एक एक 2-2 क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम कहोगे मैं इसमें थोड़ा सा करूंगा।
तो डेफर्ड एन्युटी करने से पहले एक रीपेमेंट का क्वेश्चन कर लो जी, लोन का। तो केवल 2 क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमारे को पता चले। आप करोगे जी फाइंड fortnightly repayment if rupees 50 lakh is repayable in 6 years at the rate of 10% per annum। देखो, जिन बच्चों ने हमारे से किया हुआ है बहुत अच्छी बात है। जो लोग YouTube पे या वैसे देखते हैं, मैं उनको दोबारा बता देता हूं। लोन को रीपे करने का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, a इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन में i। और हमारा जो लोन है वो है 50 लाख रुपीज। और ए की वैल्यू क्या होती है जी, इंस्टॉलमेंट। फ्यूचर में मैं कितनी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड ए। ए ऑलवेज डिनोट्स फ्यूचर पेमेंट, पी ऑलवेज डिनोट्स प्रेजेंट पेमेंट। जब हम लोन लेते हैं तो हम आज की रेट में लेते हैं, तो लोन इज ऑलवेज ए प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारा होता है जी 1 माइनस 1 प्लस आई। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है 10/100। ये है 1 साल का। 1 महीने का कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 1/2। और फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन में एक बारी। तो हमारा फोर्टनाइटली कितना हो गया, आप लिखेंगे जी 10 और डिवाइडेड बाई 2400। 10 डिवाइडेड बाई 2400 हो गया जी 0.004166। 0.004166 ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जी। 1 महीने में मैं 2 बारी किस्तें दूंगा, 1 साल में 24 बारी किस्तें दूंगा, तो 6 साल में कितनी बारी दूंगा जी, 144 बारी किस्तें दूंगा। और अपॉन में क्या होता है, आई का मतलब है 0.004166। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने एनुअल करना है तो एनुअल में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें बेटा मैं भानु जी बता तो चुका हूं कितनी बारी कि हमें और कोई टर्म नहीं दी हुई, केवल ईएमआई दिया हुआ, तो सब जगह ईएमआई लगेगा। बार बार अब उससे मत पूछो। अब देखो जी, ए इंटू इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो क्या हो जाएगा 1.004166। 1.004166 इसकी पावर 144। 144 का आधा होता है 72, 72 का आधा होता है 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9। आप पहले 9 बारी कर लो, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9। आप करते हो जी, देखो मैं दोबारा करता हूं इसको। हमने किया जी 1.004166 और इसकी पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंटू 18, ये हो गया 36, ये हो गया 72, 144 डिवाइडेड बाई इक्वल टू, और -1 डिवाइडेड बाई 0.004166। और ये मेरा जो फैक्टर आ गया, ये आ गया जी 108.1256। ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो इंस्टॉलमेंट क्या आ गया जी, इसी को कर देते हैं डिवाइडेड बाई 50 लाख और डिवाइडेड बाई इक्वल टू 46,242 रुपए। 46,242 रुपए। अगर मैं हर 15 दिन के बाद 46,242 रुपए की पेमेंट करूंगा तो 6 साल में ये मेरा पूरा का पूरा लोन रीपे हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। 46,243 रुपए, 45 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो 46,242 रुपए हमारा इंस्टॉलमेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करके रीपेमेंट का आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग करते हैं जी, देख लीजिए, फाइंड EMI। फाइंड EMI if rupees 50 lakh is repayable in 7 years at the rate of 9% per annum। Find EMI
if rupees 50 lakh is repayable in 7 years at the rate of 9% per annum. आपका 9% पर एनम का इंटरेस्ट है, 7 साल में लोन को रीपे करना है, तो आप देख लीजिए कि हर बारी हर महीने कितनी किस्त देनी पड़ेगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन है जी a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। हमारा p की वैल्यू है 50 लाख, a मुझे मालूम नहीं है, 1 माइनस 9% पर एनम, तो ये हो गया जी, देख लीजिए 9% पर एनम, एक महीने का हो गया जी 9/12, 1.0075। एक साल में 12 किस्तें देंगे, 7 साल में 84 किस्तें देंगे, 0.0075। a इंटू वट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर 1.0075, इसकी पावर 84, 84 का आधा 42, 42 का आधा 21, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हो गया 42 और ये हो गया 84, डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.0075 और डिवाइडेड बाई 50 लाख और डिवाइडेड बाई इक्वल टू 80,445 रुपये। तो जो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट दूंगा 80,445, 450, 455, मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को रीपेमेंट ऑफ लोन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम मत लगवाओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं जी सबसे पहले डेफर्ड पेमेंट पे, और डेफर्ड एन्युटी के बाद हम आएंगे डिफरेंस वेरेज होते हैं हमारा। सबसे पहला होता है जी व्हाट इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और डेफर्ड एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो होती है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है जी डेफर्ड एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू। आप में से कोई बताना चाहे डेफर्ड एन्युटी क्या होती है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा और भी बेटर लगेगा मुझे, क्योंकि कल तो पेपर ही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन कितने बच्चों को डेफर्ड एन्युटी का आइडिया है, डेफर्ड एन्युटी क्या होती है? मी कावेरी कौन है जी? मुस्कान बंसल, बहुत बढ़िया जी। चलो आप ना मेरी थोड़ी सी बात सुनो, क्या होता है। मान लो जी हमने एक प्रोजेक्ट लगाया, मान लो जी आपका कोई क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, और उस प्रोजेक्ट में कह जी हमारे 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप किसी भी बैंक के पास गए, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, आपने कहा जी हमारे को 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने आपको 2 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। कैसे दे दिया? आपने कहा जी मेरे को प्लांट लेनी है, मेरे को मशीनरी लेनी है, और मेरे को बिल्डिंग बनवानी है, मेरे को लैंड लेनी है, तो और प्लस में मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। ये सारी चीजें मिला के बैंक से आपने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब बैंक आपको ये तो नहीं कह सकता, मान लो आज आपने 16 दिसंबर 2021 को लोन लिया, बैंक आपको कहेगा जी अगली 16 तारीख को मेरे को पहली किस्त दे देना। आपके प्रोजेक्ट का प्रोसेस क्या है, थोड़ा प्रोसेस को समझना। सबसे पहले हम लैंड लेंगे, उसके बाद हम बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें प्लांट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, दुनिया जहान का काम करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, हमारा माल बन के तैयार होगा, फिर हम उसको मार्केट में बेचेंगे, माल उधार बिकेगा, उसके बाद मेरे को मार्केट से रियलाइजेशन होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में मान लो जी मेरे को लग जाएंगे 24 महीने, 2 साल लग जाएंगे। तो आप बैंक को बोलते हो जी जब तक हमारा काम पूरा बन नहीं जाएगा, जब तक हमारा पूरा का पूरा काम हो नहीं जाएगा, तब तक हम लोग रीपेमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो बैंक आपको कहते हैं जी पहले 2 महीने आप मेरे को कोई किस्त मत देना। इसको हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। आप वर्ड नोट कर लीजिए,
कभी कभी वो ये भी लिख देते हैं जी मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 2 ईयर वाज ग्रांटेड, इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। और इसी को हम सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं जी हॉलीडे पीरियड क्या है, मतलब इस पीरियड में आपको रीपेमेंट नहीं करनी है। अब आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी, मान लीजिए रीपेमेंट हमारी स्टार्ट होगी जी आज से 2 साल के बाद। तो वो कहते हैं जी बताइए हर महीने कितनी किस्त दी जाए। फाइंड ईएमआई इफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड, if first installment is to be paid after 24 months, पहले 24 महीने हम कोई भी किस्त नहीं देंगे। तो आपने बताना है पहली किस्त में 24 महीने के बाद होगा, तो बताओ मुझे हर महीने कितनी किस्त देनी चाहिए, मेरा कितना बनेगा। अब आप देखो जी प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज की डेट में वैल्यू क्या होगी। तो जब मेरी रीपेमेंट 2 साल के बाद स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना, तो मैं उसकी आज वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं। तो हमारा मैथमेटिक्स ये कहते हैं जी पहले आप मान के चलो कि पेमेंट मेरी आज से स्टार्ट होगी। तो अगर आज से स्टार्ट होगी पेमेंट, तो हमारा लोन का रीपेमेंट क्या होना चाहिए जी, देखो P इक्वल टू A इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। ठीक है जी, हमारी आज की पेमेंट क्या होगी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पहले 2 साल तो कुछ दे नहीं रहा मैं। अगर मैं देखो मेरा यहां था जी 2 करोड़, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, केवल अब समझ लीजिए। अब देखो जी मैं अगर आज से पेमेंट स्टार्ट करता हूं, 24 महीने तो मुझे कोई किस्त देनी नहीं है। इसके बाद मेरे को कितनी किस्तें देनी है, क्या कह रहा है वो, मान लो 5 साल तक किस्त देनी है, 60 महीने मुझे किस्त देनी है। तो टोटल लोन कितने महीने तक रहेगा, 84 महीने तक रहेगा। तो मैं मान के चलूंगा जी मुझे आज से किस्त देनी है। ठीक है, हम चलो पहले लोन की वैल्यू निकालते हैं जी। लोन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन। अगर मान लीजिए वो कहते हैं जी हमारी जो ईएमआई है वो है मान लीजिए 50,000 पर मंथ और 24 महीने के बाद शुरू होगी। बताओ हमने टोटल कितना लोन लिया। अब आप देखो जी पहले मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो मेरा पूरा का पूरा, पेन का सिस्टम चेंज हो गया, तो पहले मैं ये मान के चलता हूं कि पूरा का पूरा मैंने लोन आज से देना शुरू कर दिया। अगर मैंने आज से देना शुरू कर दिया 50,000 रुपये पर मंथ, 84 महीने तक कितने पैसे आ जाएंगे, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, तो ये हो गया जी 84 महीने का अपॉन 0.0075। लेकिन मैंने पहले 2 साल तक तो कुछ दिया ही नहीं, तो पहले 2 साल की वैल्यू को मैं कम कर दूंगा, 50,000 रुपये पर मंथ और 1 माइनस 1.0075 और पहले 2 साल की वैल्यू को मैंने कम कर दिया, क्योंकि पहले 2 साल तो मैंने कुछ दिया नहीं। अगर मैं आज से किस्त देनी शुरू करता हूं तो अगले 7 साल में कितने पैसे दूंगा, टोटल आ जाएंगे। इसमें से पहले 2 साल तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, वो मैं कम कर दूंगा। तो मेरा टोटल लोन कितना आ जाएगा जी, कंप्यूट करो फटाफट करो जरा, 50,000 और ये हो गया जी हमारा 1.0075 इसकी पावर 84, 2 3 4 5। तो ये वैल्यू होगी जी 31,07,698। इसका मतलब है मेरा लोन था 31,07,698 का, लेकिन पहले तो 2 साल मैंने कुछ दिया नहीं। उसकी वैल्यू कितनी होगी जी 1.0075 और इसकी पावर 24, 2 3 6 12 24 डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू 50,000। ये हो गया जी हमारा 10,94,457। क्योंकि अगर मैं आज से किस्त देता हूं तो मेरा टोटल लोन इतना था, इसमें से जो मैंने पहले 2 साल नहीं दिए वो छोड़ दो, तो रिमेनिंग वाला मेरा अमाउंट कितना था जी 31,07,698।
माइनस 10,94,457, ये हमारा आ गया जी 20,13,241। इसका मतलब है 20,13,240 रुपए का मैंने लोन लिया था, जिसके बदले में 50,000 रुपए पर मंथ की पेमेंट दे रहा हूं। मेरे ख्याल यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, और वो छोटा सा काम क्या है जी, ये ना सबसे मुश्किल क्वेश्चन मान के चलता हूं, अगर बहुत मुश्किल पेपर आएगा तो हमारा पेपर क्या आना चाहिए। आप देखो जी, पहले आप करेंगे, साथ साथ मैं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग जितने भी बच्चे हो ना, सब मुस्कान, बंसल, महक, श्रुति, मेरे को सब इसका आंसर बताना। वो कह रहे जी एन असेट वाज परचेस्ड, आप ही करना सर सब लोग। एन असेट वाज परचेस्ड, डाउन पेमेंट कितनी है जी, डाउन पेमेंट है 5 लाख रुपए की। उसके बाद ई क्यू आई है जी हमारी 60,000, और वो है जी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स आप करते हो जी 20,000 क्वार्टरली ऑन परपेचुअल बेसिस। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो बताओ इस असेट की कॉस्ट कितनी आएगी। पहले मुझे ना मैसेज में बोलो कितने बच्चों को लग रहा है कि उनसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप देख लीजिए कितने बच्चों को लग रहा है कि उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया, सब लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, बढ़िया बात है जी, हो जाएगा। देखो जी, हमारा कॉस्ट ऑफ असेट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब है सबसे पहले हमने जो आज पेमेंट करी वो था जी 5 लाख रुपए। इसके बाद हमने 60,000 रुपए, हमारी जो 60,000 रुपए है वो हमने क्वार्टरली पेमेंट कर ली है। 60,000 रुपए क्वार्टरली पेमेंट करेंगे। 1 माइनस 1.025, 60,000 रुपए क्वार्टरली 10 साल में 40 किस्तें देंगे अपॉन 0.025, प्लस में हमने परपेचुअल बेसिस पे 10 साल के बाद 20,000 रुपए क्वार्टरली दी वैल्यू। तो परपेचुअल की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, 20,000 अपॉन 0.025। इसका मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर मुझे आज से ही आप परपेचुअल बेसिस पे पैसे देते हो तब ये वैल्यू आ गई। माइनस क्या करूंगा, पहले 10 साल तक मुझे ये 20,000 रुपए महीना क्वार्टरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद मिलने शुरू होंगे। तो इसमें से 20,000 रुपए मैं निकाल दूंगा पहले 10 साल के। 1 माइनस 1.025 की पावर -40 अपॉन 0.025, मतलब जो पैसे मैंने आज पे कर दिए उसकी वैल्यू है 5 लाख। जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा पहले मैं उसकी वैल्यू निकालता हूं। निकालो फटाफट करो जी। ये हो गया जी 1.025, इसकी पावर 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, इंटू 2, 3, 4, 5, ये हो गया जी 10, ये हो गया 20, ये हो गया 40, डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.025, और इंटू में हो गया जी 60,000, और इसको हम बोलेंगे जी 15,06,170, 15,06,170 प्लस 20,000 रुपए परपेचुअल बेसिस पे मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे 10 साल के बाद। इसकी अगर आज से मिलने शुरू होते तो इसकी वैल्यू थी 8 लाख रुपए, अगर आज से मिलने शुरू हो जाते तो। लेकिन आज से तो मिलने शुरू नहीं हुए, पहले 10 साल तक मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे। 1.025, इसकी पावर 2, 3, 4, 5, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 40, डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.025 और इंटू 20,000। तो ये हमारा हो जाएगा जी 5,02,055।
ये 5,02,055 वाला लॉजिक किसी को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है मेरे को आज से 20,000 रुपये क्वार्टरली मिलने शुरू हो गए। तो आज से मिलने शुरू हो गए तो वैल्यू कितनी है? 8 लाख। लेकिन पहले 10 साल तो कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है ना, तो वो मैंने घटा दिए। टोटल हो गए जी, देख लीजिए टोटल करेंगे तो 5 और 8 13, 13 15 28,06,170 माइनस 5,02,055, 28,06,170 और माइनस में 5,02,055, तो टोटल आ गया जी 23,04,115। मेरे ख्याल में बहुत बच्चों का आंसर देख रहा था, तो काफी सारे बच्चों ने ये आंसर निकाला हुआ है। 23,04,115, 23,04,115 कह लीजिए, 120 कह लीजिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 23,04,111। हर्षिल भैया कह रहे हैं जी सर इसमें हम टोटल वैल्यू में से वैल्यू माइनस कर देते हैं डेफिनेट वैल्यू। बहुत बढ़िया, देखा जी इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो, क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर भी आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद देखो जी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है, वो भी हम कर देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। वो कह रहे हैं जी देखो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, एन अमाउंट बिकम्स 9,80,000 in 3 years and rupees 10,20,000 in 5 years on simple interest। क्वेश्चन में लिखा होगा ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आपको बताना है फाइंड प्रिंसिपल कितना है, आपको बताना है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो जिन जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं भी देखी, आप समझ लीजिए पहली बात तो सब बच्चों ने क्लासेस देखी हुई है। हमारा अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 3 साल के बाद कुछ प्रिंसिपल था, कुछ इंटरेस्ट था, और हमारी वैल्यू बन गई जी 9,80,000 3 साल में। 5 साल के बाद क्या हो गया जी? कुछ प्रिंसिपल था, कुछ इंटरेस्ट था, सॉरी, वैल्यू बन गई जी 10,20,000। वैल्यू बन गई जी हमारी 10,20,000 रुपये। तो ये हो गया जी हमारा 10,20,000 रुपये हमारी वैल्यू बन गई। अब आप एक चीज देखेंगे, प्रिंसिपल तो मेरा चेंज हुआ नहीं है, मेरा अमाउंट इंक्रीज हो गया जी 40,000 रुपये। ये जो 40,000 इंक्रीज हुआ ये क्या है? प्रिंसिपल तो बढ़ा नहीं है, ये मेरा केवल इंटरेस्ट बढ़ा है। और कितना इंटरेस्ट बढ़ा है? ये मेरा 2 साल का ब्याज बढ़ गया 40,000 रुपये। इसका मतलब है पर एनम मेरा ब्याज कितना था? 20,000 रुपये पर एनम का ब्याज था। अब आप देखो जी 9,80,000 में से प्रिंसिपल कितना था मुझे नहीं मालूम, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसी लॉजिक से करते जाएंगे। तो हमारा कितना हो गया जी? 9,80,000 में से प्रिंसिपल कितना था मुझे नहीं मालूम है, तो हम करते हैं जी 9,80,000, 3 साल का ब्याज था 60,000, तो 9,20,000 रुपये तो मेरे प्रिंसिपल की वैल्यू। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 20,000 रुपीज पर एनम। 9,20,000 के ऊपर 20,000 पर एनम, 20,000 पर एनम है 9,20,000 पे, तो कितने परसेंट हो गए जी? 0.0217, तो 2.17%, 2.18% हमारा क्या गया जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लो कितने बच्चों का ठीक आ रहा है, कितने बच्चों का गलत आ रहा है। थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको भूख भी लगी है। मैडम 2:15 बजे ब्रेक करेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो 2.17, एक क्वेश्चन और करते हैं जी छोटा सा ऐसा। इस तरह के क्वेश्चन एमटीपी में आए हुए हैं, तो 2-3 ज्यादा क्वेश्चन करने जरूरी है। तो आप लिखो जी एन अमाउंट बिकम्स
9,90,000 in 3 years and rupees 11,10,000 in 6 years on simple interest. आपको बताना है जी फाइंड प्रिंसिपल कितना होगा और आपको बताना है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये चीज हमको बतानी है। ये कौन कह रहा है भाई साहब? हर्षिल जी मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आप देखो जी 9,90,000 रुपये 3 साल में हो जाएगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 3 साल में आ गया जी 9,90,000 रुपये अमाउंट। प्रिंसिपल मालूम नहीं, इंटरेस्ट मालूम नहीं, 3 साल में इतना हो गया। अब देखो जी 6 साल में कितना हो गया? प्रिंसिपल तो मुझे मालूम नहीं और इंटरेस्ट भी मुझे मालूम नहीं। 6 साल के बाद ये पैसा हो गया जी 11,10,000 रुपये। तो मेरे टोटल मिला के 1,20,000 रुपये बढ़े और वो कह जी 3 साल का ब्याज है 1,20,000 रुपये। तो हर्षिल भैया पर एनम का ब्याज कितना हो गया? 40,000 रुपये। अब आप अपनी इक्वेशन पे आओगे, 9,90,000 रुपये अमाउंट है, प्रिंसिपल का मुझे मालूम नहीं है, पर एनम इंटरेस्ट है 40,000, 3 साल का हो गया 1,20,000। प्रिंसिपल हो गया जी 8,70,000 रुपया। प्रिंसिपल हो गया 8,70,000 रुपया और 1 साल का ब्याज कितना है? 40,000 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया जी? 40,000 अपॉन 8,70,000 इंटू 100। 40,000 अपॉन 8,70,000 और इंटू 100, ये मेरा आ गया जी 4.59% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हर्षल भैया आप बताओ कोई दिक्कत है तो? हाँ वो भी बताता है, व्हाट्सएप वाला भी पूछा था, बताते हैं अभी। ठीक है जी, चलो अब देखो जी कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करना है इसी क्वेश्चन को। अब वो कह रहे जी एन अमाउंट बिकम्स 9,90,000 in 4 years and rupees 11,20,000 in 7 years if compounded annually। कंपाउंडिंग के क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा आपको कंपाउंडिंग वाला। एट द रेट ऑफ, चलो रेट तो निकालना ही है, आपने बताना है जी इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप बताओगे जी प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप देखो जी अमाउंट क्या होता है हमारा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। हमारा अमाउंट कितना बन गया? 9,90,000 रुपये। प्रिंसिपल का मालूम नहीं है, आई का मालूम नहीं है और एन की वैल्यू है जी 4। इक्वेशन नंबर 1, मेरा पैसा हो गया जी 11,20,000, P इंटू 1 प्लस आई की पावर 7। ये हो गया जी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे तो P इंटू 1 प्लस आई की पावर 7, P इंटू 1 प्लस आई की पावर 4, 11,20,000 अपॉन 9,90,000। टोटल कितना हो गया जी? P से P कट गया, 1 प्लस आई की पावर 3। 1 प्लस आई की पावर 3 होगी जी 11,20,000 डिवाइडेड बाई 9,90,000। ये हमारा हो गया जी 1.1313। 1.1313। 1 प्लस आई कितना हो गया जी? 1.1313 की पावर 1/3। करो जी 1.13 की पावर 1/3, जिसका जो भी मेथड है कर लीजिए।
1.04198, तो आई की वैल्यू होगी जी 0.04198, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जी 4.20%, अप्रोक्सीमेटली 4.20%, 4.19%, इट शुड बी द आंसर। कंपाउंडिंग में क्या करना है, इसमें क्या करना है। अब देखो इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो हमारी होती है जी इफेक्टिव रेट की। बस इसको लास्ट करते हैं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सुनता हूं। इफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 19.50% on compounded monthly, what is the nominal rate of interest? हमारा नॉमिनल रेट क्या होगा? अगर हमारा इफेक्टिव रेट है 19.50% मंथली कंपाउंडिंग करने पे, तो बताओ हमारा नॉमिनल कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हो पाएगा जी? सबसे देखो हमने क्या किया, हम मान लेते हैं, मान लो जो हमारा मंथली इंटरेस्ट है, मान लो मंथली इंटरेस्ट इज I%। मैंने मंथली क्यों माना? क्योंकि मेरे को मंथली कंपाउंडिंग करनी थी। अगर मेरे को क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी तो क्वार्टरली मानता, फोर्टनाइटली करनी तो फोर्टनाइटली मानता। मंथली कंपाउंडिंग है जी I%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। ये वाली वैल्यू हमारी आ गई जी 0.1950। ये मैंने मान लो 1 रुपया उधार लिया था, तो ये आई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक साल में 12 बारी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इधर आ जाएगा, 1.1950 क्या हो गया? 1 प्लस आई की पावर 12। ठीक है जी? तो 1 प्लस आई की पावर 12 क्या हो गया? 1.1950। 1 प्लस आई क्या हो जाएगा? 1.1950 की पावर 1/12। 1.1950 की पावर 1/12, फटाफट करो जी। 50 की पावर 1/12। 1.0149 और आई की वैल्यू होगी जी 0.0149 और ये वाला इंटरेस्ट कितना है? मंथली। तो एनुअली कितना हो जाएगा? 0.0149 इंटू 12, ये हो जाएगा जी 17.88%। तो मेरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज 17.88%। मेरा ख्याल आदित्य का आंसर ठीक आ रहा है, बाकी सबका तो गलत ही आ रहा है। किसने क्या निकाला मुझे मालूम नहीं है। 17.88% हमारा आ गया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक फटाफट करके आंसर बताओ ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। इफ इफेक्टिव रेट इज 20.25% ऑन कंपाउंडिंग फोर्टनाइटली। जल्दी जल्दी करना सर, आपका नाम क्या है? जल्दी जल्दी करना फटाफट। If effective rate is 20.25% on compounding fortnightly, find nominal rate of interest। देखो मैं एक बार देखता हूं सबसे पहले इसका रिप्लाई कौन देगा। ये आ रहे जी हमारा किसका है? ये थोड़ा सा ना ध्रुव। अच्छा ध्रुव तो बहुत बहुत अच्छा बेटा। आप देख लीजिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। मैंने मान लिया I मेरा फोर्टनाइटली इंटरेस्ट है, तो n क्या हो जाएगा जी? 24। एक साल में 24 बारी होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा 0.2025, 1 इंटू 1 प्लस आई की पावर 24 माइनस 1.2025, ये हो गया 1 प्लस आई की पावर 24। तो हमने किया जी 1.1 प्लस आई क्या हो गया 1.2025 इसकी पावर 1/24। तो आप देख लो जी 1.2025 इसकी पावर 1/24, फटाफट करो जी। वन पॉइंट जीरो जीरो, ये हो गया जी 1.007713। गलत हो तो बता देना सर, ठीक है? वैसा गलत है सर। फोर्टनाइटली तो 15 महीने, 1.5 महीना होता है। बहुत बढ़िया जी, ये कौन सा वैसा है जरा, कल पेपर देना है। फोर्टनाइटली 15 दिन होता है सर, 1 महीने में 2 बारी। 1.5 महीना होता है सेमी क्वार्टरली। तो आई की वैल्यू क्या होगी जी, ये 1 प्लस आई है, आई की वैल्यू 0.007713 और 0.007713 इंटू 24, तो ये हो गया 0.1851। तो हमारा ब्याज हो गया जी 18.51%, जो मेरा नॉमिनल रेट है 18.51%। मैडम जी ठीक है, मीनाक्षी जी बिल्कुल पक्का। चलो, और आपका सर ठीक है सबका? कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? थोड़ा बहुत आपके दर्शन ही कभी नहीं हुए सर, पूरा साल बीत गया और अब बताओ कैसे दोस्ती निभेगी हमारी। कल बढ़िया करके आना, मेरी भी इज्जत रह जाए, आपकी भी रह जाए। सर एक और करवा दो। अरे प्लीज बेटा, बहुत टाइम लगेगा। कौन है ये? चलो एक और कर लो जी। फाइंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट if effective rate is 18.75% on compounding semi quarterly, on compounding semi quarterly। सेमी क्वार्टरली होते हैं जी, एक क्वार्टर में 2 बारी और 1.5 महीने में 1 बारी। आपने मान लिया जी, मान लो I% इज सेमी क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट। एन की वैल्यू कितनी होगी जी? एन की वैल्यू हो जाएगी 8, एक क्वार्टर में 2 बारी और एक साल में 8 बारी। एन की वैल्यू हो जाएगी जी 8। अब आप देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। मैंने मान लो 1 रुपया लिया था, 1 प्लस आई की पावर 8 बारी कंपाउंडिंग होगी और ये हो गया जी हमारा 0.1875। 1.1875 क्या हो गया जी? 1 प्लस आई की पावर 8, 1 प्लस आई हो गया जी 1 इसकी पावर 1/8। 1/8 निकालना मुश्किल नहीं है, पहले अंडर रूट दबाओ, पावर 1/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट दबाओगे पावर 1/4 हो जाएगा, फिर अंडर रूट दबाओगे पावर 1/8 हो जाएगा। तो आपने किया 1.1875 अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, 1.0217। आई हो गया जी 0.0217 और इसको करेंगे 8 से, तो ये हमारा हो गया जी 17.37%। हमारा जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 17.37%। ये जिस भी बच्चे ने पूछा था मेरे को फटाफट क्लियर करो, क्या है ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? किस किस ने पूछा था ये? एक बार और कर दो जी। एक क्वेश्चन, क्या नाम है इसका? कपिल रुखेजा, बहुत बढ़िया। तो देख लो बेटा, यशिका कोहली, बेटा आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको कहां प्रॉब्लम आ गई? इस बार हम करते हैं जी CAGR का एक क्वेश्चन करते हैं। CAGR
CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR क्या होती है हमारी? CAGR होती है जी VN अपॉन V0 पूरे की पावर 1/n माइनस 1। VN का मतलब है ईयर ऑफ सेल, हमने किसी सिक्योरिटी को कब सेल किया। V0 का मतलब होता है ईयर ऑफ परचेज, और इसको हम बोलते हैं जी सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने पीरियड तक आपने उस सिक्योरिटी को रखा। वो कह रहे हैं जी आपने किसी सिक्योरिटी को मान लो जी 2015 में खरीदा था 1000 रुपए का, 2016 में इसकी वैल्यू बढ़ के होगी जी 1200 रुपए, 2017 में इसकी वैल्यू होगी जी 1400 रुपए, 2018 में इसकी वैल्यू होगी जी 1900 रुपए, 2020 में इसकी वैल्यू होगी जी 2400 रुपए। आपने बताना है हमारा CAGR, हर साल मेरे को कंपाउंडिंग ग्रोथ कितनी हुई है। व्हाट इज द कंपाउंडिंग ग्रोथ? तो कंपाउंडिंग CAGR, कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है? VN का मतलब है आज सिक्योरिटी कितने की है? 2400 रुपए की। जब मैंने खरीदा है सिक्योरिटी कितने की थी? 1000 रुपए की। कितने साल के बाद? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सारी ग्रोथ हुई है 4 साल में। और -1 हो गया जी मेरा जो सिक्योरिटी थी, तो ये हो गया जी 2.40 की पावर 1/4 -1, 2.40 की पावर 1/2 1/4 और माइनस में 1, 24.46%। तो हमारा जो CAGR है 24.47%, 24.47%, 46% क्या हो गया जी हमारा एनुअल ग्रोथ रेट। हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है 24.47% इज द एनुअल ग्रोथ रेट। इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। हमने क्या किया जी, वो कह रहे हैं ए हाउस वाज सोल्ड आफ्टर completion of 11 years. After completion of 11 years, a house was sold after completion of 11 years for rupees 90,78,000 rupees. If CAGR is 9% per annum, find the cost of house. हमने उस मकान को कितने का परचेज किया था? दैट इज टू बी कंपाउंडेड। हमने इस मकान को कितने का परचेज किया था वो मुझे कंप्यूट करना है। यहाँ पे सर थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ खास बात हो तो मेरे को बता दें जी। कुर्बान शेख, चलो बहुत बढ़िया जी। तो आप देखो जी CAGR हमारा क्या होता है? CAGR होता है जी VN अपॉन V0 पूरे की पावर 1/n -1। हमारा CAGR हुआ जी 9%, 0.09। मकान कितने का बेचा? 19,78,000 रुपए का। कितने का खरीदा था मुझको नहीं मालूम है। ग्रोथ कितनी होगी जी? वो कह रहे हैं हमने 11 साल के बाद इसकी ग्रोथ की है। अब 1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी हमारा 1.09, ये हो जाएगा 19,78,000 अपॉन V0 पूरे की पावर 1/11। तो ये कितना हो गया जी? 19,78,000 अपॉन V0, 1.09 की पावर 11, 1.09 की पावर 11। तो 1.09 इसकी पावर 11 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2.58, 2.58, 19,78,000 अपॉन V0, ये हो गया जी 2.58। V0 कितना हो जाएगा जी? 19,78,000
अपॉन में 2.58। तो इसका मतलब ये मकान मैंने कितने का खरीदा था, 19,78,000 डिवाइडेड बाई 2.58, ये हो गया जी 7,66,670 रुपए का। इसका मतलब है मैंने ये मकान खरीदा था 7,66,670 रुपए का। देख लो जी, किसी को डाउट आ रहा हो, ताकि हम ना फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब 2-3 कॉन्सेप्ट इसके और अच्छे अच्छे हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आपके लंच के बाद मैं टोटली स्टैटिस्टिक्स करूंगा, उसमें थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, और उन 1700 क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को भी हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपने ज्यादा प्रैक्टिस ना की हो। आप आ जाओ बेटा आगे। हमने क्या किया, आप कहते हो जी हम आप कर रहे हैं जी इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। इसके ऊपर तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, फाइंड इशू प्राइस ऑफ 11% डिवेंचर ऑफ ₹2,000 redeemable after 9 years at 10% premium if opportunity cost is 13%। मैं थोड़ा फटाफट करता जाऊंगा। अब आपको क्लियर है सब कॉन्सेप्ट? क्या नाम है? अच्छा ठीक है, फटाफट करते जाओ। फाइंड इशू प्राइस, लिख रहा हूं, फाइंड इशू प्राइस ऑफ 11% डिवेंचर ऑफ ₹2,000। जिसको नहीं मालूम है लिख लीजिए प्रेजेंट इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे जी, इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर का, इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर हमारा क्या होता है, आप यहां लिख लीजिए इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल रिसीवेबल्स बाय द इन्वेस्टर एट मार्केट रेट। ये हमारा मार्केट रेट है, मार्केट रेट। इन्वेस्टर को पूरी जिंदगी में कंपनी से क्या क्या मिलेगा, 2,000 रुपए फेस वैल्यू है, 11% कूपन रेट है, तो 220 रुपए हर बारी उसको मिलेंगे मिलेंगे। पहले साल 220, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 9 साल तक। ये तो हमारे को इंटरेस्ट बोल दीजिए, ये हमको इंटरेस्ट मिलेगा। 9 साल के बाद मेरे को 2,000 रुपए का प्रीमियम ये और 10% प्रीमियम, 2,200 रुपए मेरे को मिलेंगे 9 साल के बाद। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज द इश्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जी, 220 रुपए हर साल मिलने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी, 13%, 9 साल तक मिलेंगे, प्लस 2,200 रुपए मुझे मिलेंगे आज से 9 साल के बाद। इसकी प्रेजेंट वैल्यू फटाफट करो जरा, ये हमारा हो जाएगा जी इश्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, देखो सबके आंसर भी आने शुरू हो गए। तो 1.13 की पावर -9, 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.13 और इंटू 220, ये हो गया जी 1128 रुपए, 1129 रुपए। तो ये हो गया जो पैसा मेरे को 9 साल के बाद मिलेगा उसकी आज वैल्यू कितनी है, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 2,200, ये हो गया जी 732 रुपए है, 730 रुपए है, जो मर्जी कह लीजिए। तो 1129 रुपए प्लस में 732 रुपए, हम करेंगे जी 1,861 रुपए। तो टोटल मिला के इसका इश्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 1,861 रुपए। आप फटाफट बोलो, सबका ठीक है? आपका ठीक है मैडम? नाम क्या बोलो, दोबारा बोलो। अच्छा जल्दी करो बेटा, ठीक है। 1861 क्लियर है ना? चलो आपका क्लियर है सबका? चलो बहुत बढ़िया। इधर सबका आ रहा है जी आंसर 1,861 रुपए। बस एक लास्ट और करके फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आएंगे।
आप करते हो जी फाइंड इश्यू प्राइस ऑफ 12% bond of rupees 1500 redeemable after 9 years at the rate of 5% प्रीमियम। मुझे 5% प्रीमियम पे करना है। इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10% पर एनम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10% पर एनम, तो आपने बताना है इसका इश्यू प्राइस क्या होगा। इस डिबेंचर को कितने रुपए में इश्यू किया जाए ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो और इन्वेस्टर को भी लॉस ना हो। आप देखो जी 12% कूपन रेट है, 1500 रुपए का डिबेंचर है, 180 रुपए हर साल मिलेंगे, अगले 9 साल तक मिलते रहेंगे। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी जी 1.10 की पावर -9 अपॉन 0.10 प्लस 1500 रुपए का बॉन्ड है, 5% का प्रीमियम है, 1575 रुपए मुझे मिलेंगे आज से 9 साल के बाद। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी जल्दी कंप्यूट करो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ें। 1.10 की पावर -9 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय इक्वल टू और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 0.10 और इंटू 180, ये हो जाएगा जी हमारा 1036 रुपये। 1036 रुपये 62 पैसे तो इसकी वैल्यू होगी, जो हमको 9 साल तक हर बारी 180 रुपये मिलेंगे उसकी वैल्यू होगी। प्लस में 1.10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 1575, ये होगी जी 668 रुपये, 667 रुपीज 95 पैसा। टोटल हो गया जी 1036.62 प्लस में 667.95, 1705 रुपए कह लीजिए, 1704 रुपए कह लीजिए, 1704 रुपए 57 पैसे क्या हो जाएगा ये हमारा इश्यू प्राइस। ठीक है सबका, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको फटाफट और आगे करता जाऊं, और नहीं तो फिर अभी और क्वेश्चन करने हैं तो करेंगे। कैन वी प्रोसीड? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं जी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। किसी भी शेयर का मार्केट में क्या प्राइस होगा, तो फटाफट 2 क्वेश्चन देख लीजिए। हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, सबको मालूम है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये क्या होते हैं जी ईडी अपॉन नेट मार्केट प्राइस। नेट प्रोसीड भी होते हैं, मार्केट प्राइस भी वही होती है। नए शेयर है तो नेट प्रोसीड्स, एग्जिस्टिंग शेयर है तो मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया जी हमारा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये वाला फॉर्मूला सबको याद है। तो हमने क्या किया जी, देखो एक क्वेश्चन किया हमने, a company had declared ₹300 as dividend 4 years back with a growth of 7%. If cost of equity है जी हमारी 19%, आपने बताना है जी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा। तो हमारा रूल क्या होता है जी, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा। कंपनी ने 4 साल पहले 300 रुपए डिविडेंड दिया था, मतलब 4 साल पहले 300 रुपए दिया था, 7% की ग्रोथ होगी 321 रुपए, ये 3 साल पहले दिया था। अब 7% की ग्रोथ, फिर 7% की ग्रोथ, फिर 7% की ग्रोथ, तो इस बारी मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा, पहले तो मैं वो निकालूंगा, मुझे इस बारी डिविडेंड कितना मिलेगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, इसको बोलते हैं जी मेरे को इस बारी डिविडेंड कितना मिलेगा। तो डिविडेंड कितना मिलेगा जी, पहले वो निकाल लीजिए।
तो वीकेंड से 4 साल पहले मेरे को 300 रुपये मिले हैं, 7% की ग्रोथ है, तो 4 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो गया जी 300 इंटू 1.07 की पावर 4, 1.07 इंटू 2 4, 1.31079 इंटू 300। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है जी 393 रुपये 24 पैसे। हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 393 रुपये 24 पैसे। अब देखो जी मार्केट प्राइस क्या होगा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस में ग्रोथ, 393.24 अपॉन 0.12, 393.24 डिवाइडेड बाई 0.12, ये हो गया जी 3,277 रुपये। तो मार्केट प्राइस इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर का मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? 3,276 निकाले हैं जी बच्चे। तो 76, 393 रुपये किसने निकाले? गौरव सोनी। बेटा कहीं गलती होगी लिखने में, तो 3,277, 75, 76, दिस इज द रेट। क्लियर है? पहले किए हुए ऐसे क्वेश्चन किए हुए ना? मैं तो करवाता हूँ क्लास में सर ऐसे सब क्वेश्चन। आपने किए हुए मैडम? ऐसे नहीं किए हुए? मेरे से नहीं पढ़ते थे आप? तो फिर मैंने करवाई नहीं क्लास में? आपने नहीं किए हुए? अच्छा चलो बात करते हैं, अभी करते हैं बेटा। आप करते हो जी, ए कंपनी हैड डिक्लेयर्ड, लास्ट क्वेश्चन करें ये, ₹450 एज डिविडेंड। ए कंपनी हैज डिक्लेयर्ड ₹450 एज डिविडेंड 3 years back with growth of 10%. If cost of equity is 21%, आपने बताना जी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जी? एक्सपेक्टेड डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मैं भी निकालता हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है जी हमारी 21%, ग्रोथ क्या है जी 10%। मेरे को कितना डिविडेंड मिलना चाहिए इस साल? कंपनी ने 3 साल पहले हमारे को 450 रुपए का डिविडेंड दिया था और 10% कंपनी कह रही है ग्रोथ भी देंगे, दोनों भैया कह रहे हो तो आज मेरे को कितना डिविडेंड दोगे आप? तो 450 में हर साल 10% बढ़ाते चलेंगे, तो आज मुझे कितना डिविडेंड मिलना चाहिए? 1.10 और इंटू में 450, ये हो गया जी 598 रुपये 95 पैसे। 598 रुपये 95 पैसे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरी 21%, ग्रोथ है मेरी 10%। 598 रुपये 95 पैसे अपॉन 0.11, 598 रुपये 95 पैसे डिवाइडेड बाई 0.11, ये हमारा हो जाएगा जी 5,445 रुपये। इस शेयर का मार्केट में क्या प्राइस होगा? 5,445 रुपये। इस शेयर को हम 5,445 रुपये में करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मैडम के सारे आंसर ठीक हैं। कल बेटा इसी चीज को मेंटेन करना, कल सारे ठीक ठीक करके आना, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ हो जाता है फिर गलत करने शुरू कर देते हो। तो मैक्सिमम बच्चों के ठीक आ रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अच्छा लगेगा और आपको बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सबका अच्छा हो जाए। तो बाकी आपके पुराने 2 पेपर भी बहुत अच्छे हो गए होंगे, अच्छी बात है। अब हमारे एक कॉन्सेप्ट आते हैं जी, देख लीजिए, फाइनेंशियल डिसीजंस। बस इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे को ना अभी ब्रेक जब होगी हमारी 2:15 2:30 बजे लंच के लिए, तो एक बार प्लीज वो बच्चे जरूर मैसेज लिखना जिनको 1700 क्वेश्चन नहीं मिले। जो मैंने 1700 क्वेश्चन का असाइनमेंट भेजा है, मुझे पूरी उम्मीद है वो सारा का सारा पढ़ लोगे एक बारी, तो किसी बच्चे के कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्कोप है नहीं कुछ बच जाए। तो जिसको नहीं मिला मुझे प्लीज मैसेज डालना, ताकि कोई बच्चा बचे ना। और उसके बाद आप जो भी मेरे को कहोगे मैं करूँगा।
मुझे सबके क्वेश्चन याद है। हर्षिल जी आप प्लीज मुझे मालूम है क्या कर रहे हैं। फाइनेंशियल इसे देखो जी क्या है, वो कह रहे जी ए कंपनी हैड इन्वेस्टेड ₹40 lakh in a plant which will yield a profit of ₹10 lakh per annum for next 6 years. If cost of equity is 12.5%, आपको बताओ इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आप किसी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला देखो जी हम एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, 40 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आएगी और अगले 5 साल तक हमारे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है उससे, अगले 6 साल तक। अब अनपढ़ आदमी कह देगा जी 10 लाख का 6 साल तक होगा, 60 लाख का फायदा हो गया, 40 लाख रुपए की कॉस्ट है, लगा लो। लेकिन आप बताओ जो पैसा मेरे को 1 साल बाद प्रॉफिट होगा उसकी आज वैल्यू तो 10 लाख नहीं है, जो प्रॉफिट मेरे को 6 साल बाद होगा उसकी आज वैल्यू तो 10 लाख नहीं है। तो आप देखो जी आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है जी हमारा 40 लाख। हमने क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले भी किए थे। अब देखो जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, जो मेरे को प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए पर एनम का प्रॉफिट है, क्योंकि हर साल सेम रेट पे हो रहा है, एन्युटी लगा देते हैं। 1 - 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12% और अगले 6 साल तक मेरे को प्रॉफिट होगा 0.1250। तो इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख एज इट इज, और ये हो गया जी देख लीजिए 1.1250, इसकी पावर 2 3, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.1250 इनटू में 10 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा जी 40,53,838। तो मेरे को आज की डेट में जो पैसा मुझे अगले 6 साल में मिलना है, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 40,53,858 रुपए। तो एनपीवी कितनी है, पॉजिटिव। एनपीवी क्या होते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल आउटफ्लो, इनका डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो। तो ये मेरा आ रहा है जी 53,858 रुपए। क्योंकि मेरा एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए मुझे ये वाला प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। आजकल उन्होंने पेपर में पूछना कंप्यूटर शुरू कर दिया है, फाइंड द एनपीवी, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे अंदाजे से लिख देते थे वायबल नॉन वायबल जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा स्मार्ट हो गया वो भी, तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया फाइंड द एनपीवी। भाई एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तो उन्होंने नहीं पूछा आपसे वायबल है या नहीं, वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे, पर आप ये बता दो कि एनपीवी कितनी आ रही है। तो एनपीवी पॉजिटिव होगा तो वायबल, एनपीवी पॉजिटिव नहीं होगा तो नॉन वायबल। अब देखो जी हमारे हर्षिल भैया के 2 क्वेश्चन थे, उनको मिक्स कर देता हूं मैं। इसको लिखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट, और कल हो सकता है आ भी जाए। वो कह रहे जी एन अमाउंट ऑफ ₹40 लाख इज lent to 2 persons A and B on simple interest at the rate of 12% and at the rate of 15% per annum. If after 3 years total interest received is total interest received is लिखो जरा फटाफट करो 15,60,000। तो आपने बताना है
ए को कितना पैसा दिया था और बी को कितना पैसा दिया। देखो मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 40 लाख रुपए थे, हमने उस पैसे में से कुछ पैसा हर्षिल भैया परेशान है कल से, हर्षिल भैया को उधार दे दिया, और कुछ एक हर्षिल का फ्रेंड भी है वो भी ज्यादा परेशान रहता है, अमन, उसको दे दिया। एक हर्षिल को पैसा दे दिया, एक अमन को पैसा दे दिया। एक का रेट है बेटा 12%, एक का रेट है 15%। 3 साल के बाद मेरे को 15,60,000 रुपए का ब्याज टोटल मिला। बताओ मैंने ए को कितने पैसे उधार दिए थे, बताओ मैंने बी को कितने पैसे उधार दिए थे। इसका लंबा मेथड तो बहुत बड़ा है जो आप करोगे। भाई हमने मान लिया जी एक को एक्स दिया था, एक को वाई दिया था, उसका ब्याज कितना, उसका ब्याज कितना, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है 3 साल का ब्याज कितना है, 15,60,000। तो हम लोग 1 साल का ब्याज देख लेंगे जी कितना है, 15,60,000 और डिवाइडेड बाई 3, 1 साल का ब्याज हो गया जी 5,20,000 रुपए 1 साल का ब्याज है। किसको डाउट हो तो बता दीजिए। ए को कितना पैसा दिया था और बी को कितना पैसा दिया था, हमें वो कंप्यूट करना है। ए को कितना पैसा था और बी को कितना पैसा था। तो मान लो जी हमने अगर सारा का सारा पैसा मैं ए को देता तो मुझे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता, 12% के हिसाब से 4,80,000। अगर मैं सारा का सारा पैसा बी को देता तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, 6 लाख रुपए। लेकिन मेरे को तो पैसा मिला है 5,20,000 रुपए। तो रेशियो क्या हो गया जी, ये रेशियो हो गया 80,000 और ये रेशियो हो गया जी 1,40,000। 4 जीरो कैंसिल कर दी, 8:14, हम कहेंगे 4:7। ए और बी को 4:7 के रेशियो में हमने पैसा दिया। मैं दोबारा बोलता हूं जी, अगर मान लो मैं सारा का सारा पैसा ए को देता, आप सुन रहे हो ना सर, गौरव नाम है ना आपका, हाँ मैं दोबारा देख लो जी। 3 साल का ब्याज था 15,60,000, 1 साल का ब्याज है 5,20,000। आप बताओ मैं सारा पैसा अगर ए को देता तो मुझे कितना पैसा, कितना ब्याज मिलता है, 40 लाख रुपए 12% के हिसाब से 4,80,000 मिलते। अगर सारा पैसा बी को देता 6 लाख रुपए मिलता। हमने सवेरे किया था रेशियो के क्वेश्चन, तो 4,80,000 6 लाख, देखो डिफरेंस कितना हो गया 80,000। इधर डिफरेंस कितना हो गया 40,000 है। अच्छा मैंने गलत कर दिया, मैंने 140 लिख दिया, 40,000। तो 40,000 का मतलब है हमारा रेशियो क्या हो गया जी 2:1। 8:4 का मतलब है 2:1। 2:1 के रेशियो में हमने पैसा दिया है, 2:1 के रेशियो। 2:1 का मतलब जी 40 लाख रुपए टोटल थे, डिवाइडेड बाई 3 × 2। तो कितना हो गया जी, ए को हमने दिया मान लीजिए 26,67,000 और बी को हमने दिया जी 13,33,000। ए को कितना पैसा दिया, बी को कितना पैसा दिया, ये तो मेरा है जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब हम आते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन और देख लो जी। पिछले बार पेपर में आया हुआ था, इस बार भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन देख लीजिए। एन अमाउंट ऑफ ₹50 lakh इज इन्वेस्टेड इन 2 सिक्योरिटीज। इन्वेस्टेड इन 2 सिक्योरिटीज, जरूरी थोड़ी है पैसा उधार देना होता है, सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं। ए सिक्योरिटी का रेट था 10%, बी सिक्योरिटी का रेट था मान लो 15%। आफ्टर 4 years a total of rupees 24 lakh was earned from both the securities। आपने बताना है जी बी सिक्योरिटी में मैंने कितना पैसा लगाया था और ए सिक्योरिटी में मैंने कितना पैसा लगाया था। एक मेरे पास ए सिक्योरिटी है, एक मेरे पास बी सिक्योरिटी है। 4 साल में मेरे को 24 लाख रुपए का ब्याज मिला। 1 साल में कितना ब्याज मिला मेरे को, 6 लाख रुपए का।
इसमें डाउट कर रहे ना, 1 साल में 6 लाख का मिला। अगर मैं सारा पैसा इस सिक्योरिटी में लगाता तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो 50 लाख पे 10% मेरे को 1 साल के 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मैं सारा पैसा इस सिक्योरिटी में लगाता तो मेरे को 1 साल में कितने पैसे मिलते हैं, 7,50,000 रुपए मिलते। लेकिन मेरे को मिले हैं 6 लाख रुपए। तो रेशियो कितना हो गया जी, 150, और ये हो गया जी 1 लाख। तो 3:2 के रेशियो में मैंने पैसा लगाया। टोटल पैसा था मेरा 50 लाख। इसका मतलब है ए सिक्योरिटी में मैंने 30 लाख रुपए लगाए हैं और बी सिक्योरिटी में मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं। ए में मैंने 30 लाख रुपए लगाए हैं, बी में मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं। किसमें कितने लगाए थे, कल अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लंबे मेथड से नहीं करना, अब माइंड में क्लियर हो गया बिल्कुल। पहले 1 साल का ब्याज देखो और जैसे रेशियो में काटा मारते हैं, रेशियो में काटा मारो जी। भाई सारा पैसा इसको देते तो कितना मिलता, सारा इसको देते तो कितना मिलता, और मिला कितना है, दोनों का रेशियो आ जाएगा जी। अब हम करते हैं जी कंपाउंड वाली फॉर्म में। हर्षिल भैया की प्रॉब्लम थी, कंपाउंड देख लो जी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40 lakh was lent to 3%, चलो 3%, एक ए, एक बी, एक सी। इसको दिया जी हमने टाइम कितना था, 2 साल के लिए, इसको दिया 3 साल के लिए, इसको दिया 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इसका 10%, इसका 12%, इसका 11%। वो कह रहे जब मेरे को मैच्योरिटी पे पैसा मिला तो इक्वल अमाउंट मिला, तीनों से मेरे को बराबर बराबर पैसा वापस मिला। बताओ मेरी, अच्छा आपकी प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट में तो क्लियर होगी, कंपाउंड में भी देख लीजिए। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40 लाख वाज लेंट टू 3%। ए को दिए 2 साल के लिए 10% ब्याज पे, बी को 3 साल के लिए 12% पे, 4 को 11% पे 3 साल के लिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं शॉर्टकट भी बताता हूं। अब वो कह रहे जी तीनों के तीनों मैच्योरिटी पे बराबर पैसा वापस करेंगे, बराबर पैसा वापस करेंगे। मान लो ये भी एक्सेल पे वापस करेगा, ये भी एक्सेल पे, ये भी एक्सेल पे। तो बताओ हमने सबको कितने कितने पैसे दिए थे। अब देखो जी एक्स रुपया मेरी वैल्यू हो जाएगी 2 साल के बाद। आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी जी x इंटू 1.10 की पावर -2। यहां पे आज x पे वैल्यू है 1.12 की पावर -3। यहां पे देखो जी आज x पे वैल्यू है 1.11 की पावर -4। और ये सारा पैसा था कितना, 40 लाख रुपए। आप देखो जी x इंटू 1.10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.8264 प्लस x इंटू 1.12 इंटू 2 3 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.7117 प्लस x इंटू 1.11 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.6587। ये हो गया जी हमारा 40 लाख। तो टोटल कितना हो गया जी 0.8264 प्लस 0.7117 प्लस 0.6587, ये हो गया जी 2.1968 x, और ये वाली वैल्यू है जी 40 लाख। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, 40 लाख डिवाइडेड बाई 2. ये होगी जी 18,20,830, 18,20,830। x को कितना पैसा दिया था, ये देखो जी b को कितना दिया था, a को कितना, c को कितना। तो b का गया जी 0.7117, तो इसको करेंगे जी 0.7117, तो ये हमारा आ गया जी 12,95,884। ऐसे a को कितना है, इसका 0.8264, उसका 0.6587 इस हिसाब से। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग होगा तो इस वे में करना है, और अगर सिंपल होगा तो मैंने आपको आसान सा तरीका बता ही दिया है।
केवल एक लास्ट क्वेश्चन करके हम ब्रेक के लिए जाएंगे, और प्लीज सब लोग करना, मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन। An amount becomes triple in 3.5 years. If rate of interest is 2.5% higher, after how long it will become 9 times? हमने किसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 3.5 साल में वो पैसा ट्रिपल हो गया, 3.5 साल में वो पैसा ट्रिपल हो गया। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% और ज्यादा हो तो कितने पीरियड के बाद ये वाला पैसा 9 गुना हो जाएगा, आप बता दो। सर प्लीज, क्या यार कुछ ना इसमें डाउट है, सर प्लीज। हाँ, एक और करवाते हैं बेटा, फाइनेंशियल रिजल्ट का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत छोटी सी बात बोली है कि मान लो हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपीज, अमाउंट कितना हो गया जी 350, हमने ब्याज कितना अर्न किया 250 रुपया, 250 रुपया हमने अर्न किया 3.5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा जी अपॉन 3.5, 2/7, 500 डिवाइडेड बाई 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जी 71.42% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जी। अगर मैं 2.5% रेट और बढ़ा देता हूं तो 73.92% हमारा नया रेट हो जाएगा। कितने पीरियड में मेरा पैसा 9 गुना हो जाएगा? अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज मुझे 800 रुपये मिलना चाहिए, और डिवाइडेड बाई 73.92, कितने पीरियड में हो जाएगा जी? आप लिखोगे 800 डिवाइडेड बाई 73.92, ये हमारा हो जाएगा जी 10.82 ईयर्स, मतलब 10 साल 12×8 = 96, अप्रोक्सीमेटली 10 महीने। 10 साल 10 महीने में हमारा जो पैसा है वो 9 गुना हो जाएगा इसी रेट पे। 10 साल 10 महीने में हमारा पैसा 9 गुना हो जाएगा। ट्रिपल का मतलब है 300 हो गया। अच्छा, ट्रिपल का मतलब है 300 हो गया, मैंने 3.5 टाइम्स लिख दिया। ट्रिपल का मतलब है 300 हो गया, 300 का मतलब है यहाँ 200 आ जाएगा, तो 400/7। कोई बात नहीं सर, आपको लॉजिक समझ आ गया, 400/7 कर लीजिए, कोई दिक्कत। मेरी भी अब हिम्मत टूट गई है, इसलिए थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। देखो अब हम ऐसा करेंगे, लंच के बाद सबसे पहले तो आप ना कोई भी प्रॉब्लम माइनर से माइनर भी हो तो पूछ लेना जी, सेट्स रिलेशन फंक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म की हो पूछ सकते हो। टाइम वैल्यू मनी के जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना आपकी मर्जी है। और एक हमने चैप्टर कंप्लीट किया है जी, रेशियो प्रोपोर्शन वाला, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, 3 ही चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं मेरे ख्याल। और कुछ भी है? अच्छा, इंडेक्स नंबर। तो इन चारों चैप्टर में जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना, मेरे को लास्ट का 1 घंटा ना थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए आप दे देना। मुझे थ्योरी थोड़ी एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि थ्योरी में किसी बच्चे के नंबर कटने नहीं चाहिए और थ्योरी में आपको डर नहीं लगना चाहिए। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ। चलो बेटा, एक बार ना आप लंच करके आओगे ना, खाना वाना खा के आओगे, फिर एक बार मैं दोबारा बता दूंगा। अभी हमारे यहाँ टाइम है 2:20, आप अपने आप बता दीजिए कितनी देर में लंच हो जाएगा, ताकि हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 3 बजे बच्चे कह रहे हैं जी 3 बजे पूरे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3 बजे मिलते हैं। और 3 से लेके कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स भी पूरी की पूरी करनी है, सिर्फ इंडेक्स नंबर की है, और बाकी हमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा करना है, और सीक्वेंस एंड सीरीज भी करनी है। तो इतना काम करने के लिए हमारे को 4-5 घंटे चाहिए, और 4-5 घंटे आप हमें दे दोगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो भी मैक्सिमम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे।
बेटा मैं पूरे 255 पे आ जाऊंगा, आप 2-4 मिनट लेट भी आओगे तो कोई बात नहीं। और अगर कोई और भी बच्चे आना चाहें स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आप उनको मैसेज कन्वे कर देना, मैं भी कन्वे कर दूंगा। थैंक यू बेटा, हम पूरे 3 बजे मिलेंगे और उसके बाद जितनी भी देर लगेगी सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये वो कहते हैं जी हमारी जो 7117, तो ये हमारा आ गया जी 12,95,884।